आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने पहले 20 क्वेश्चन तक आपको इसका आंसर की दे दिया था। अब मैं आगे 21वें क्वेश्चन से चालू कर रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो इसका सही उत्तर है सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। इसका सही उत्तर है चिट्टोगांव यानी कि चिटगांग यानी कि डी। 23वां है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो आपको दिया गया है बेगुओ, हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, ये देश, ये जो चक्रवात आते हैं अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इन्हें किस देश में किस नाम से पुकारा जाता है उसको सही सुमेलित करना था आपको। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका बी, यानी कि ए का तीसरा, बेगुओ जिसे फिलीपींस में कहा जाता है। फिर हरिकेन को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है, और टाइफून को जो है चाइना में, और विली विलिज को ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि जो इसका आपका आंसर बी है वो आपका सही होगा। अब 24वां प्रश्न कह रहा है कि जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि किसे यह पुरस्कार प्रदान हुआ था। तो यह थे अशोक साहनी जी। जो ये अशोक साहनी जी थे इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर पूछ रहा है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तट में से किस पर स्थित है। तो ये जो है आपके दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अब 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो इसमें से जो आपका कथन पहला कह रहा है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। तो यानी दोस्तों इसका दोनों उत्तर सही है, यानी कि सी, यह दोनों काम करता है। यूट्रोफिकेशन जो है एक हिसाब से कहा जाता है कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के आ जाने पर जो उसमें विकास तेज़ी से होने लगता है उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। 27वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। जो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन से जो संबंधित है वो है अगुलहास। अगुलहास धारा जो है सी वो इंडियन ओशियन से संबंधित है। 28वां कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपको इसमें बहुत ही याद करना था कि कौन से सन में कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा एक्ट आया था, अधिनियम आया था। तो जैसे कि मैं इसमें दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। तो इसमें सबसे पहले जो आया था वो था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उसके बाद आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो 1974 में आया था, और जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। फिर आपके बाद आया था प्रोजेक्ट हाथी जो शायद 1976 या 77 के आसपास आया था, और जैव विविधता अधिनियम यह सबसे इन चारों में से सबसे अंतिम में आया था। यानी कि इसका उत्तर होगा सी, इसका उत्तर होगा सी। अब 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें जो देश दिए गए हैं और उनमें वहाँ पर कौन से समूह उससे बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं, उसके बारे में हमें बताना था। तो इसमें 29वां में आपका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि डी में ए का चौथा, यानी कि जो यहूदी है वो इजराइल से हैं। ये बहुत ईजी था। फिर उसके बाद जो बी है उसका तीसरा, यानी कि टेडा लीबिया से थे, ठीक है। उसके बाद जो आपके बेजा थे, बेजा आपके जो है मिस्र से थे, और जो आपके लूर थे वो थे आपके ईरान से। यानी कि आप इस हिसाब से आपका जो डी है ये सही उत्तर होगा। फिर तीसरा कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल। अब 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देश बताना, उसकी राजधानी बतानी थी कि कौन से देश की सही राजधानी नहीं दी गई है।
तो जब इसका देखेंगे तो इसमें जो गलत था वो था डी, केप वर्डे बमाको। बाकी जो 3 दिए थे, मोरक्को का रबात, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, ये तीनों सही थे। जो केप वर्डे दिया था बमाको का, वो गलत था। फिर ये 32वां क्वेश्चन को काफ़ी सर्च किया गया और खैर मैंने भी कहीं नहीं देखा, तो इसका उत्तर अभी कुछ कह नहीं सकती, इसलिए इसे आप छोड़ दीजिए। और ये 33वां जो क्वेश्चन था इसे भी मैंने छोड़ा हुआ है। ये 32 और 33 अभी मैंने छोड़े हैं। शायद मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, पूरे 100 में से शायद 150 में से शायद 6-7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़े इसके आंसर में काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो मैं चाहता हूं कि आप ना जाने ज़्यादा अच्छा है गलत बताने से अच्छा। तो आइए देखते हैं 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। यानी कि अगर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अगर वो पृथ्वी पर ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितने तक जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा -18 डिग्री सेल्सियस। इसका जो उत्तर होगा सी, -18 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोट से सही उत्तर, यानी कि जो पर्वत दिया है, माउंटेन्स दिए हैं और देश दिया है, कि ये जो माउंटेन्स दिए हैं उनके सही देशों से उनका चुनाव करिए, मतलब मिलाइए। तो आपका जो सही उत्तर है उसका ये ए है। अब ए कैसे है बताता हूँ मैं आपको। जो एटलस है वो मोरक्को में होता है। जो आपका फिर कलिमंजारो है ये तंजानिया में है। ये तो बहुत ही फेमस माउंटेन है। चिम्बोरो जो है, चिम्बोरो आपका जो है, चिम्बोरो आपका है फ्रांस या स्पेन, मतलब इन दोनों के बीच में से ये गुजरती है, जो पर्वत श्रेणी है। और पायरेनीज जो आपका बच रहा है ये इक्वेडोर, यानी कि जो इसका उत्तर ए है मैंने आपको बताया वो सही है। 36वां, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है, ये कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रम। 37वां है कि मलेशिया में किंट घाटी प्रसिद्ध है। किंट घाटी जो प्रसिद्ध है वो टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो मलेशिया का किंट घाटी वो टीन उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो जिस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना साइंस में भी बहुत डीप कोई पढ़ नहीं पाता है। तो इसका सही उत्तर है बी, कोलेजन। कोलेजन इसका सही उत्तर है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो ये जिन देशों से होकर नहीं गुजरती है वो हैं तीसरा और चौथा, यानी कि भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। ये जो भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा है यहाँ से होकर के नहीं, यानी कि सही उत्तर है इसका डी। जीन के भीतर अनुक्रम पर आधार में परिवर्तन कहलाता है, जो इसके आधार परिवर्तन कहलाता है म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन कहलाता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यह है ए, 9वें, जो आप जानते 72 73 आर्टिकल द्वारा जोड़ा गया था, वो 9वां भाग था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। ये जो 42वां क्वेश्चन है इसे नहीं मिल पाया है। ये जब यूपीएससी का आंसर की, यूपी पीसीएस का आंसर किया आएगा तब आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन था। फिर 43वां कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो ये तृतीय तल जोड़ा गया था ये 1993 में जोड़ा गया था। जो भी मैंने आपको बताया 9वें भाग के द्वारा जोड़ा गया था वो 1993 में ही जोड़ा गया था। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो जो इसमें से थर्मोप्लास्टिक नहीं है वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। यानी कि जो इसमें अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 की बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें नहीं की जा सकती। तो देखिए, नए राज्यों गठन कर सकते हैं आप, नए राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि जो आपके नए राज्यों का जो प्रवेश है इसमें ये आप नहीं कर सकते, यानी कि ये उत्तर डी होगा जो आप नहीं कर सकते। फिर कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो किस अंग से प्रारंभ होता है, वो होता है मुंह, यानी कि बी। इसका सही उत्तर है बी। 47वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो जो संसद की नहीं भूमिका होती है
वो होती है आपकी अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। बाकी ये जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और ये जो कैग के होते हैं यानी कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इन सबको जो है संसद के में एक प्रोसेस के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर है डी। फिर मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। जो निम्नलिखित रोग होता है वो होता है बेरी, यानी कि इसका उत्तर है डी। पंचायतों के कराए जाने के लिए सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। ये नियंत्रण निहित होता है ये राज्य निर्वाचन आयोग। अगर आपने पंचायती राज को सही से पढ़ा होगा तो उसमें साफ लिखा था कि राज्य सरकारों मतलब स्टेट्स इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरी तरीके से उनके कंट्रोल के द्वारा वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। तो यानी कि उसका उत्तर होगा डी। फिर यह कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है वो विटामिन के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। जो इसमें दिया गया है इनमें से किसी भी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 280, आर्टिकल 276, आर्टिकल 268 इनमें से कोई भी केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन नहीं करता है। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो आपका 52वां क्वेश्चन है इसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत कुछ लोगों ने अलग, कुछ लोगों ने अलग, लेकिन मेरे हिसाब से जो समझ में आया है इसका सही उत्तर होगा बी, कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें से जो मुझे सही लगा या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, अब आइए 53वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से जो चारों देखेंगे तो चारों इसमें सही सुमेलित हैं, लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप यूपी पीसीएस पर छोड़ दीजिए कि वो इस पर क्या देते हैं। मेरे हिसाब से तो जो चारों दिया गया है इसमें ये चारों सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि जब आप इसे आप पढ़ेंगे और उसमें से तो आप पाएंगे कि ये चारों सही दिया गया है। ये चारों जो आप देखेंगे ये चारों सही दिए गए हैं। फिर 54 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है वो हींग है। हींग को आप वृक्ष से प्राप्त करते हैं। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इनमें आपको दिया था कि ये इनको कालानुक्रम मतलब कौन पहले, कौन बाद में, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, इस आधार पे हमें इसको व्यवस्थित करना था। तो जब इसको आप व्यवस्थित करेंगे तो उसका तो सही उत्तर होगा डी, यानी कि सबसे पहले जयंती पटनायक जी थी, उसके बाद फिर आपके डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी जी, उसके बाद फिर आपके डॉक्टर गिरिजा व्यास, फिर अंतिम में ममता शर्मा जी, यानी सबसे रिसेंट में ममता शर्मा जी आएंगी, जो अभी शायद हाल ही में इनकी नियुक्ति भी हुई थी राष्ट्रीय महिला आयोग के पद पर। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। इसमें पूछ रहा है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण बता रहा है कि प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अंगा यानी कि जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। जिसको सही प्रदान की गई है वो है हैदराबाद और कर्नाटक, क्योंकि इस 371 जे जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में बात करता है, उसमें हैदराबाद का भी बात किया गया है, यानी इसका सही उत्तर होगा बी। 58 क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित यहाँ भी करना था। एक धातु है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, उसकी गुणधर्म क्या होती है, उससे आपको मिलान करना था। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये पाएंगे कि जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी। अब सी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी आप खुद देखेंगे, यानी कि एक सोडियम या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, आप सिल्वर देखिए, सिल्वर विद्युत का अच्छा संचालन होता है, बिल्कुल होता है। पारा कमरे के ताप पे द्रव, एकदम सही बात होती है। शीशा ऊष्मा का कुचालक, यानी कि जितने आप देख रहे हैं वो देखिए एक दूसरे के एकदम सामने और सही हैं, यानी कि जो मैंने आपको इसका 58 का मैंने जो आपको बताया सी, इसका सही उत्तर सी होगा। 59
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर कोई भी थोड़ा सा भी ध्यान से भी पढ़े तो वो आराम से कर सकता था, वो है सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम पदार्थ नहीं है? जो कृत्रिम पदार्थ नहीं है वो है फाइब्रॉन। जो फाइब्रॉन है वो निम्न कृत्रिम पदार्थ नहीं है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी? सबसे बड़ी समिति आपकी है प्रकलन समिति। यह जो है यह सबसे बड़ी, क्योंकि इसमें जो है करीब 30-31 सदस्य होते हैं कम से कम, और उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। 62वां क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसमें भी कि पदार्थ है उसके प्रयोग, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो आपका 62 है इसका सही उत्तर मैं आपको पहले बता दूं, 62 का सही उत्तर है सी, यानी कि जो आपका नीला तोता का कवकनाशी में किया जाता है। उसके बाद जो आपको ईओसिन है उसका आपका लाल स्याही में। फिर उसका बाद जो आपका सी है सिल्वर आयोडाइड एक कृत्रिम वर्षा में। और जो जिंक फॉस्फाइड है इसका कृंतकनाशी में इसका किया जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर है सी। 62 का सही उत्तर है सी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो जिसकी जो करीब 57 से 60 के आसपास इनका 100 में से अंक मिले थे, इसके आधार पर इन्हें परफॉर्मर यानी कि अच्छा प्रदर्शन वाली सूची में इन्हें डाला गया था उत्तर प्रदेश को। 65 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन की तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जो भारतीय राजनीति है उनमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों साथ में चले आ रहे हैं। और कारण कह रहा है, इसका कारण क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली बिल्कुल, परंपरागत शैली बिल्कुल सही, और संत शैली के तत्व समाहित है बिल्कुल सही। यानी कि इसका जो आप देखेंगे ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि जो आप 65 देखेंगे 65 का आपका सही उत्तर है ए। 65 का सही उत्तर है ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? जिनमें शामिल किए गए हैं वो है वाराणसी और मथुरा, यानी कि सी। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? जो न्यूनतम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 12, यानी कि 67 का आपका हो जाएगा बी। अब आइए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? जो कुल प्रजनन दर होनी चाहिए वो 2.1 कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम होने पर वह देश के लिए भी खराब हो सकता है। इसलिए 2.1 जो सी है उत्तर वो आपका सही होगा। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसका सही उत्तर है बी, केशवानंद भारती विवाद 1973 में, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे संविधान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसने एक संविधान को लेकर एक अलग परिभाषा स्थापित कर दी थी हमारे समाज में और लोकतंत्र में। 70वां है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? इनमें से देखना थी कौन सा प्रयोग किया जा रहा था। तो इसमें जो किया जा रहा था वो कैलोरी ग्रहण तथा पारिवारिक उपभोग व्यय, यानी कि दूसरा और तीसरा। इसका सही उत्तर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें आपको 4 दिए गए हैं, चारों के सामने देखना कि कौन सा उसके बारे में सही विचार सही मैच नहीं है। जिसका सही मैच नहीं है वो है डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, जबकि इसका होना चाहिए था अनुच्छेद 50, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? जो कौन सा कथन सत्य हैं, तो पहले देखते हैं कथन क्या है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। बिल्कुल गलत है। यह प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रदान करती है। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है। यह देखिए सेंट्रल स्कीम तो है, लेकिन सेंट्रल स्कीम में यह उसके अंतर्गत आती है जिसमें राज्य और केंद्रों का एक आपस में शेयर होता है, जिसमें राज्यों का 40% तथा केंद्र का 7%, यानी कि 20 सही है। यानी कि
इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 यानी कि बी। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक 72 तक करा दिया है, फिर मैं आपको अगले वीडियो में शेष बचे क्वेश्चंस का भी आपको जल्द से जल्द मैं आंसर बताता हूँ। आप तब तक मिला लीजिए और देखते जाइए कि किसमें कितना सही। इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया है इसमें से आपको कोई भी आंसर आपके यूपीपीसीएस के आंसर की से भी गलत नहीं होने वाले, इतनी मैं कॉन्फिडेंट के साथ अभी कह सकता हूँ। इसलिए जो मुझे गलत लगे मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ भी दिया है कि जिससे लोगों में दिक्कत ना आए। चलिए मैं जल्द आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सब बखैर।